वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नया टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता क्या है उसको हम समझते हैं आज। ठीक है, बहुत ही इजी चीज है। लास्ट क्लास में हमने टीपी एपी और एमपी के बारे में पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। ये कहता है कि जैसे जैसे हम एम्प्लॉय करते हैं ज्यादा ज्यादा लेबर्स को, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स को विद कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर, तो जो हमारा एमपी होता है वो इनिशियली राइज होएगा। अब इनिशियली राइज का मतलब ये है कि पहले एमपी बढ़ेगा तो हमारा टीपी भी बढ़ेगा। ठीक है ना। तो और फिर क्या होगा कि एमपी जैसे हमारा फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा तो टीपी हमारा क्या होगा, फिर भी वो बढ़ेगा एक डिक्रीजिंग रेट पर। और जैसे ही हमारा एमपी जीरो होके और नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा टीपी क्या हो जाएगा, फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी अजम्पशंस क्या कहती है, इसकी अजम्पशन कहती है कि जो रेशियो होते हैं फैक्टर्स की, जो कंबाइन की जाते हैं वो क्या होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर होमोजेनियस होते हैं और इक्वली एफिशिएंट होते हैं, इसलिए लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अप्लाई होता है। कहता है कि आइडियल रेशियो जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर। क्यों क्यों की जाती है डिस्ट्रीब्यूट? क्योंकि फिक्स फैक्टर जो होती है उसकी अवेलेबिलिटी वो रिड्यूस कर देती है पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को। और कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझाना चाहता हूँ इस लॉ को। तो मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास एक मशीन है ए, एक ए मशीन है, एक मेरे पास बी मशीन है, एक मेरे पास सी मशीन। ठीक है, इस इन तीनों मशीनों की जो मेरी आइडियल रेशियो है, क्या कहा मैंने, इन तीनों मशीन्स की मेरी जो आइडियल रेशियो है वो क्या है, मान लो 9:3। मतलब क्या है 9:3 का, कि 3 लेबर्स जो है वो मैं हर एक मशीन पे लगा सकता हूँ इसकी फुली और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए। तो मतलब क्या हुआ, तीनों लगेंगे तो 9 वो हो गया, और 3 मशीन है इसलिए 9:3 इसकी रेशियो आ गई। मैंने कहा अगर जब मैंने 1:1:1 लगाया, एक एक लेबर लगाए मैंने, तो क्या हुआ यहाँ पर, इसकी रेशियो बन के आई 3:3, जिसमें जो मेरे को क्या दिखा रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन दिखा रहा है। सेम यहाँ पर मैंने एक एक लेबर लगाया, मैंने अब यहाँ पे 2:2:2 कर दिए, तो यहाँ पर क्या आ गई रेशियो, 6:3 आ गई। फिर मैंने 3 लेबर लगा दिए, 3:3:3 कर दिया, तो यहाँ पर मेरी रेशियो क्या आ गई, 9:3 आ गई। अब यहाँ पर मेरी क्या होगी, आइडियल रेशियो होगी, यहाँ पर मेरा फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन होगा थर्ड यूनिट पे। जब मैंने एक और लगा दिया, 4:4:4 लगा दी, तो मेरे पास कितने आएंगे, 12:3 आई। तो ये क्या दिखाता है, ओवर यूटिलाइजेशन दिखाता है। ये क्या दिखाता है मेरे को यहाँ पर, ओवर यूटिलाइजेशन दिखाता है। क्या दिखाता है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज जो वो मेरे को ये दिखाता है। ठीक, यहाँ पर अगर हम इसको एक बार डायग्रामेटिकली और उसके हेल्प से समझते हैं, शेड्यूल की हेल्प से, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यूनिट्स ऑफ लेबर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होते जा रहे, बढ़ते जा रहे। तो हमारा यहाँ पे जो था 2 3 4, ये क्या थे हमारे, इंक्रीज हो रहा था एमपी हमारा जैसे जैसे हमने एम्प्लॉय किया। तो हमने कहा ये क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न है। ये क्या है हमारा, इंक्रीजिंग रिटर्न है। यहाँ पे हमारा टीपी भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। पर यहाँ पर हमारा एमपी फॉल होना स्टार्ट हो गया, ये 3 की जगह यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, यहाँ तक इसको हमने क्या कहा, डिमिनिशिंग रिटर्न कहा, यानी डिमिनिशिंग को हम क्या कह सकते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एमपी डिक्रीज हो रहा था लेकिन टीपी अभी भी यहाँ पर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। यहाँ पर जैसे ही हमारा एमपी 0 हुआ और नेगेटिव हुआ, यानी नेगेटिव रिटर्न स्टार्ट हुए, तो उसमें हमारा टीपी क्या हो गया, फॉल होना स्टार्ट हो गया। टीपी हमारा क्या होना हो गया, स्टार्ट फॉल हो गया। डायग्रामेटिकली अगर हम इसको समझे, यार सॉरी, और एक बार रुकिए, चलिए। तो यहाँ पर समझे डायग्रामेटिकली, डायग्रामेटिकली में क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए जैसे हमारा एमपी बढ़ रहा था वैसे वैसे हमारा टीपी भी बढ़ रहा था। और जैसे ही हमारा एमपी फॉल होना स्टार्ट हुआ, अभी जब बढ़ रहा था तो इसको हमने क्या कहा, स्टेज 1 का, जिसका हमने क्या कहा, इंक्रीजिंग रिटर्न का। जब हमारा एमपी फॉल होना स्टार्ट हो गया और टीपी बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो ये स्टेज 2 स्टार्ट हो गई, जिसमें टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन एक डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। ठीक है, और फिर जब हमारा एमपी नेगेटिव हो गया तो हमारा टीपी फॉल होना जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। दिस वॉज दिस सिंपल एंड सॉर्टेड डायग्राम ऑफ दिस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ पर कुछ इसकी स्टेजेस के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने समझा रखा है अपनी क्लास को, तो इसलिए यहाँ पे लगे हुए हैं निशान, तो इसको मैं पेन लगे हुए हैं इसको हटा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए स्टेज 1 में क्या हो रहा है, वही सिंपल सी चीज कह रहा है कि एमपी जैसे जैसे बढ़े, एमपी बढ़ेगा और टीपी भी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट पे। लेकिन स्टेज 2 में एमपी गिरेगा लेकिन टीपी बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट पे, यानी डिमिनिशिंग रेट पे। और स्टेज 3 में दोनों की दोनों फॉल होंगे, यानी कि फॉल क्या, एमपी तो नेगेटिव हो जाएगा और टीपी स्टार्ट हो जाएगा फॉल होना।
ठीक है। फिर आते हैं कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, कि मतलब इंक्रीज क्यों होता है, डिक्रीज क्यों होता है और नेगेटिव क्यों होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न कब होएगा, यहाँ पर जब बेटर यूटिलाइजेशन होएगा फिक्स फैक्टर का। क्या होएगा, बेटर यूटिलाइजेशन होगा फिक्स फैक्टर का। फर्स्ट फेज में जो सप्लाई होती है फिक्स फैक्टर की, जैसे लैंड, वो बहुत बड़ी होती है, जहां पर वेरिएबल फैक्टर्स बहुत कम होते हैं, तो फिक्स फैक्टर का फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो जब वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज किया जाता है और कंबाइन किया जाता है विद फिक्स फैक्टर, तो फिक्स फैक्टर क्या होता है कि बेटर यूटिलाइज हो पाते हैं और आउटपुट जो होता है वो बढ़ जाता है एट अ इंक्रीजिंग रेट। दूसरा कहते हैं इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर के कारण। जब वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज किए जाते हैं और कंबाइन किए जाते हैं विद फिक्स फैक्टर, तो जो फॉर्मर होता है वो यूटिलाइज किए जाते हैं एक मोर एफिशिएंट मैनर में, और यहाँ पे ग्रेटर कॉर्पोरेशन होता है, हाइयर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन आती है बिटवीन दी डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जिसके कारण जो होता है आउटपुट भी हमारा फिर से बढ़ जाता है। फिर आता है इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। यहाँ पर जनरली जो होता है फिक्स फैक्टर कंबाइन किए जाते हैं विद द वेरिएबल फैक्टर जो कि इनडिविजिबल होते हैं। उन फैक्टर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। इनडिविजिबल मतलब कि जो फैक्टर्स है जो जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं स्मॉलर यूनिट्स के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, इनडिविजिबल कहते हैं। जब एक इन्वेस्टमेंट की जाती है इंडिविजुअल फैक्टर के ऊपर, फिक्स फैक्टर ऊपर, तो यहाँ पर जो एडिशन होता है मोर और मोर यूनिट्स का, वो किसका होता है, वो वेरिएबल फैक्टर का होता है। हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते उस टाइम पे, है ना। तो इससे क्या होता है, इंप्रूवमेंट होती है, और इसलिए फिर से हमने क्या कहा कि यहाँ पर जो होता है आउटपुट बढ़ता है, ठीक है ना। देन आया कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। जब यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं वेरिएबल फैक्टर और उसके अंदर फिक्स फैक्टर के अंदर, तो यहाँ पे एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन निकल के आता है जिसको हम कहते हैं टीपी, जब वो मैक्सिमम हो जाता है। टाइप पी मैक्सिमम कब होता है, जब एमपी हमारा जीरो हो जाता है। अब जब ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है फिक्स फैक्टर का, तो एमपी क्या हो जाता है, हमारा डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है, नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। फिर फॉर एग्जाम्पल अगर एक मशीनरी है फिक्स फैक्टर, ठीक है, उसका एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है when four laborers are employed, तो addition of one more unit will increase TP by very less amount, और TP हमारा डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। फिर आया ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। फिर क्या आया, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं, एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर, इवेंचुअली एक पोजीशन आती है जहाँ पे फिक्स फैक्टर अपनी लिमिट पर पहुंच जाता है और डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न फिर से आ जाता है। इन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जब यहाँ पर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स होता है वो अकर कब होता है, क्योंकि जब यहाँ पे फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो एक दूसरे के, तो यहाँ पर एक लिमिट आ जाती है जहाँ पर एक फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूट किया जाता है फॉर दी अनदर। फॉर एग्जाम्पल लेबर को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ कैपिटल, और कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन द प्लेस ऑफ लेबर टिल द पर्टिकुलर लिमिट। बट बियॉन्ड ऑप्टिमम लिमिट ये क्या हो जाएंगे, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन जाएंगे एक दूसरे के, जिसके कारण क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स स्टार्ट हो जाएगा। और नेगेटिव रिटर्न्स के क्या है हमारे रीजंस, वो है लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। जब नेगेटिव रिटर्न्स कब अप्लाई होता है, जब यहाँ पर क्या होता है, फैक्टर अप्लाई कब होता है, जब सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फिक्स होते हैं इन नेचर, विच कैन नॉट बी इंक्रीज, बेशक वो वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरिएबल एंड द फिक्स फैक्टर। जब वेरिएबल फैक्टर्स टू एक्सेसिव हो जाते हैं इन रिलेशन टू द फिक्स फैक्टर, तो ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, जिसके कारण पुअर कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन द वेरिएबल एंड द फिक्स फैक्टर, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर टोटल आउटपुट क्या हो जाता है, फुल हो जाता है इंस्टेड ऑफ राइजिंग, और एमपी हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव बन जाता है। एमपी क्या हो जाता है हमारा, नेगेटिव बन जाता है। फिर आया डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पे क्या कहता है, विद द कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन द वेरिएबल फैक्टर, जो एडवांटेजेस होते हैं, स्पेशलाइजेशन होती है, एडवांटेजेस होते हैं स्पेशलाइजेशन की, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, वो क्या होता है, डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण कहते हैं इनएफिशिएंसीज आती है वेरिएबल फैक्टर की, जो कि एक अनदर रीजन बन जाता है हमारा किस चीज के लिए, नेगेटिव रिटर्न्स के लिए, और वो शुरू हो जाता है हमारा डिमिनिश होना, नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आया इसके पोस्टपोनेंट। पोस्टपोनेंट सिर्फ दो ही है कि इम्प्रूवमेंट करो टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, और क्या है पोस्टपोनेंट की जब सब सब्स्टिट्यूट जो होते हैं वो डिस्कवर किए जाते हैं, सम सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्सपेक्टर इज डिस्कवर्ड। तो दिस वाज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आई आपको समझ आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।